अस्सलाम एवरीवन। तो हम बात करते हैं सेंट्रल रेटिनल वेन ऑक्लूजन की, जिसमें नॉन स्कीमिक टाइप हमने कर दिया। नाउ कमिंग टू द स्कीमिक टाइप। थोड़ा सा टाइम मैंने ज़ाहिर अलग अलग वीडियोस इन सब की इसलिए बनाई है बिकॉज दीज आर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। और आपको पता है कि रेटिना के टॉपिक्स ना अगर आप जतोई पढ़ते हैं, अपनी बुक जो फॉलो आप कर रहे हैं, अगर वो जतोई है या जोगी, तो उसमें आपको लिखे हुए बहुत छोटे नजर आते हैं, लेकिन उन्होंने ज़्यादा डिटेल्स नहीं दी हुई होती हैं आपको, और थोड़ी बहुत डिटेल आपको समझ में आना इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी था कि आप इस कोई MCQ अटैम्प्ट करने के, आप वाइवा क्वेश्चन अटैम्प्ट करने के, और आप इवन SCQs अटैम्प्ट करने के काबिल तो हों। आपको पता ही नहीं होगा FFA क्या है, OCT क्या है, या फिर व्हाट आर कॉटन वूल स्पॉट्स है, व्हाट आर द अदर थिंग्स, तो आपका पढ़ने का कोई फायदा नहीं है। इस वजह से मेरी वीडियोस में थोड़ा सा ऐसा हो रहा है कि मतलब ज़ाहिर थोड़ी सी ऐसा लगता है मुझे पर्सनली भी कि यार ये एक अलग टॉपिक की पूरी वीडियो बन गया, लेकिन दिस इज इंपॉर्टेंट, आई हैव टू डू दिस, ठीक है, ताकि आपको बुक के साथ ये सब कुछ कंप्लीट हो जाए। इंशाल्लाह आई ट्राई टू कवर माई मैक्सिमम कि जल्द से जल्द हो जाए, इसलिए आपने बिल्कुल भी परेशान नहीं होना। अच्छा, सेंट्रल रेटिनल वेन ऑक्लूजन जो है ये आपकी, इसकी मैंने आपको इससे पहले बताया कि नॉन स्कीमिक टाइप होती है एक, जो कि इसकी अर्ली स्टेज होती है, और वही अगर लेट स्टेज में प्रेजेंट करे पेशेंट, मतलब थोड़ा ज़्यादा टाइम गुजर जाए, तो जाहिर सी बात है, पहले भी मैंने आपको बता दिया कि इस्कीमिया डेवलप हो जाता है, क्योंकि जब ड्रेनेज एरिया जिधर से ब्लड ने ड्रेन हो रहा है थ्रू वेन, वो जगह हो गई है बंद, तो पीछे से प्रेशर बिल्डअप होता जा रहा है। पहले वेन्यूल्स जो है वहाँ पर ब्लड सारा जमा हो गया, फिर कैपिलरीज में भी जमा हो जाएगा, फिर वो आर्टरीज और आर्टीरियोज, और फिर वो आर्टरीज तक जमा हो जाएगा, क्योंकि अब बैक प्रेशर सारा बिल्ड हो रहा है ना, यहाँ पर रास्ता बंद है, आगे कुछ नहीं जा रहा, तो पीछे बैक प्रेशर बनता जा रहा है, तो पीछे सब कुछ बंद हो जाएगा और सारा कुछ स्टेसिस हो जाएगा हर तरफ ब्लड का, तो पीछे आर्टरीज में नया ब्लड नहीं आएगा, और वो कर देगा इस्कीमिया ऑफ योर ऑप्टिक नर्व एंड रेटिना। उसको हम कहेंगे इस्कीमिक सेंट्रल रेटिनल वेन ऑक्लूजन, क्योंकि हुआ वेन ऑक्लूजन थी और हो गया इस्कीमिया बिकॉज ज़्यादा वेन ऑक्लूजन का टाइम गुजर चुका है। तो इसमें पेशेंट किस तरह प्रेजेंट करेगा? अब ये वाली जो स्टेज है ना, इसमें पेशेंट की विजुअल एक्विटी बहुत पुअर होती है, या फिर कंप्लीट विजुअल लॉस हो चुका होता है, ठीक है, या तो उसको पूरा का वो प्रेजेंट आपको इसी तरह करेगा, या तो सडन ऑनसेट ऑफ पेनलेस विजुअल लॉस के साथ प्रेजेंट करेगा, ठीक है, सडन पेनलेस विजुअल लॉस, और वो इतना सडन नहीं होता क्योंकि उससे पहले उसको हल्की सी ब्लरिंग होना शुरू हुई होती है, जो नॉन स्कीमिक स्टेज होती है, और कुछ ही दिनों बाद अगर वो नहीं सोचता उसके बारे में, तो वो उसको कंप्लीट लॉस में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है। तो सडन पेनलेस विजुअल लॉस, या तो पूरा का पूरा विजुअल लॉस होता है, या फिर अगर उसकी विजुअल एक्विटी होगी भी तो वो इतनी पुअर होगी कि वो स्नेलिन्स चार्ट तो बहुत दूर की बात पढ़ सके, वो सिर्फ हो सकता है कि आपकी फिंगर्स काउंटिंग मेथड जो है ना वो समझ सके, या फिर लाइट उसे नजर आ जाए। आपको पता है ना, हम विजुअल एक्टिविटी जब चेक करते हैं तो पहले पेशेंट को स्नेलिन्स चार्ट पढ़ाते हैं, ना पढ़ सके तो हम फिंगर काउंटिंग चेक करते हैं, वो भी ना चेक कर सके हैंड मूवमेंट चेक करते हैं। तो पेशेंट की विजुअल एक्टिविटी जो फिंगर काउंटिंग या हैंड मूवमेंट जितनी पुअर हो चुकी होती है, यानी कि बिल्कुल ही खत्म, आप समझें, ठीक है। सिम्टम्स क्या आएंगे? अब आपने, इतनी सिंपल सी बात है, अगर आपको नॉन स्कीमिक याद है तो आप उन्हीं सिम्टम्स को ज्यादा कर देंगे तो ये स्कीमिक टाइप बन जाएगी। उसमें क्या क्या था? हमने सबसे पहले कुछ ग्रॉस बात की थी। विजुअल एक्विटी मैंने आपको बता दी कि किस हद तक पुअर है, ठीक है। विजुअल एक्विटी के बाद हमने कहा था आफ्रेंट प्यूपिलरी डिफेक्ट। अब इसमें आफ्रेंट प्यूपिलरी डिफेक्ट प्रेजेंट होगा, यानी कि आपका जिस साइड को, जिस आंख में मसला है, उस आंख के प्यूपिल में जब आप लाइट शाइन करेंगे तो वो प्यूपिल कॉन्स्ट्रिक्ट नहीं करेगा, ठीक है, वो, या फिर बहुत डिलेड कॉन्स्ट्रिक्शन होगी। वो क्यों डिलेड होगी या नहीं करेगा? क्योंकि इस्कीमिया हुआ, और इस्कीमिया की आर्टरी ने जब इस्कीमिया हो तो साइड पे प्रेजेंट ऑप्टिक नर्व डैमेज होगी है, तो उसकी वजह से अब जो उसका रिस्पॉन्स है लाइट को वो नॉर्मल नहीं है, तो हम कहेंगे आफ्रेंट प्यूपिलरी डिफेक्ट इज प्रेजेंट, पॉजिटिव है, ठीक है। तो ये पिछली में नहीं था, इसमें होगा। उसके साथ साथ इंट्राओकुलर प्रेशर, वही बात है कि अगर ग्लोकोमा का कोई मसला है तो वो रेज होगा, वरना नहीं होगा। अब फंडस क्या शो करता है? वहां पर जो हमने बातें की थी उन्हीं को जरा बात दोबारा करते हैं। फंडस में हमने सबसे पहले वहां कहा था कि रेटिनल वेन्स जो है, मतलब जो आपको वेन्स नजर आएंगी वो इंगॉर्ज्ड और डायलेटेड नजर आएंगी। अब इसमें आपको जो वेन्स नजर आती हैं वो इतनी ज्यादा डायलेटेड नजर आती हैं कि पूरा 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 मतलब बहुत बड़ा एरिया उन्होंने डायलेशन का कवर किया होता है, काफी डायलेटेड होती है। इसके अलावा, क्योंकि वही बात है कि मैंने आपको पहले बताया पिछली स्टेज में कि आपकी क्योंकि वेन ब्लॉक थी तो उसकी वजह से इन्फ्लेमेटरी चेंजेस आए, और वॉल ऑफ वेसल डैमेज होती है और हेमरेज हो जाता है। इसमें हेमरेज, उसमें थोड़ा हेमरेज था, इस वाली स्टेज में, इस्कीमिक स्टेज में हेमरेज इतना ज्यादा होता है कि आपको कहते हैं कि टोमेटो की तरह की अपीयरेंस हो रही होती है, फंडस की, रेड हो रहा होता है पूरा का पूरा, जैसे एक टमाटर होता है ना लाल रंग का, उतना लाल हो जाता है हेमरेजेस की वजह से। दोनों तरह के हेमरेजेस होते हैं इसमें, डॉट ब्लॉट हेमरेजेस भी होते हैं और फ्लेम शेप्ड हेमरेजेस। फ्लेम शेप्ड हेमरेजेस तब बनते हैं जब रेटिना की जो आखिरी लेयर है ना, नर्व फाइबर लेयर, जो गैंग्लियन नर्व के फाइबर्स हैं जिसमें, सॉरी गैंग्लियन सेल के फाइबर्स हैं जिसमें, उसमें अगर ब्लड प्रेजेंट होगा, क्लॉट्स प्रेजेंट होंगे, तो उसे हम कहते हैं फ्लेम शेप्ड हेमरेज। वो आपको ऐसे जिस तरह फ्लेम होती है ना आपकी, उस तरह प्रेजेंट करता है। और अगर आपकी जो रेटिना की अंदर लेयर्स है ना, इनर न्यूक्लियर और इनर प्लेक्सिफॉर्म लेयर, आपको पता है रेटिना की 9 लेयर्स है ना, उसमें से मैंने आपको बताया था कि अंदर की जो लेयर है इनर न्यूक्लियर और इनर प्लेक्सिफॉर्म लेयर भी है, अगर उस लेयर में आपका हेमरेज होता है, उस लेयर में मतलब ब्लड प्रेजेंट होगा, तो वो आपको ऐसे
छोटे छोटे डॉट्स की फॉर्म में रेड रेड निशान मिलेंगे, उसे हम कहते हैं डॉट ब्लॉट हेमरेज। तो आपको ये दोनों तरह के हेमरेजेस मिलेंगे, बहुत वाइड स्प्रेड होंगे, ठीक है। तो क्या हो गया, बहुत एंगॉज्ड वेन्स हैं, बहुत ज़्यादा हेमरेजेस हैं, कॉटन वूल स्पॉट्स भी प्रेजेंट है क्योंकि नर्व डैमेज है और नर्व का मटेरियल निकल के आ गया, आपको रुई जैसे स्पॉट्स भी थोड़े बहुत नजर आएंगे। उसके साथ साथ आपको शदीद किस्म का एडीमा, मैक्यूलर एरिया में भी बहुत ज़्यादा एडीमा होगा, और आप जब OCT करेंगे, ऑप्टिकल कोहेरेंस टोमोग्राफी करेंगे इन्वेस्टिगेशंस में, तो आपको मैक्यूला बहुत ज़्यादा एडिमेटस मिलेगा। और दूसरा टेस्ट हमने कौन सा किया था, फंड्रस फ्लोरेसीन एंजियोग्राफी FFA। जब हम ये करेंगे तो पिछले में मैंने आपसे कहा था कि कैपिलरीज तक परफ्यूजन हमें ठीक मिलेगी, आगे मसला होगा, इसमें हमें बहुत ज़्यादा एरिया मिलता है नॉन परफ्यूज्ड, यहाँ पर हमें काफ़ी एरिया मिलता है नॉन परफ्यूज। उसकी पिक्चर में आपको मैं दिखाती हूँ भी, इस तरह से कुछ नज़र आता है कि एंड में दिखाती हूँ, मैं याद से दिखाऊंगी आपको कि FFA की पिक्चर नज़र कैसे आती है, ठीक है। इसमें आपको बताया था डाई इंजेक्ट करके आपने सिर्फ देखना होता है कि किस एरिया तक परफ्यूजन है वेसल्स की। अच्छा, प्रोग्नोसिस इसका अच्छा नहीं है, बिकॉज जाहिर सी बात है कि आपका ये स्टेज इतनी लेट हो चुकी होती है कि बहुत ज़्यादा आपका इस्कीमिया डेवलप हो चुका होता है कि चेंजेस रिवर्स होने में बहुत मुश्किल हो जाती है। तो इस वजह से इसमें अक्सर औकात लोगों को जो है विजुअल लॉस के साथ ही रहना पड़ता है, मतलब अगर इस्कीमिक स्टेज तक आ चुके हो, बहुत अच्छा प्रोग्नोसिस नहीं है। कोशिश होती है कुछ बेटरमेंट आ सकती है, लेकिन कंप्लीटली विजुअल एक्टिविटी रिस्टोर नहीं हो पाती। कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या है, अगर फिर भी ट्रीट नहीं हुआ तो जाहिर सी बात है पहली विजुअल लॉस तो हो चुका है, मैक्यूलर एडीमा तो वैसे ही बहुत ज़्यादा हो चुका है। उसके साथ साथ एक और चीज़ जो डेवलप हो सकती है वो ये कि आपका एक कंडीशन होती है रूबियोसिस आइराइटिस जिसको हम कहते हैं, वो डेवलप हो सकती है। वो ये होता है आपका कि अभी तक तो आपका जितना भी मसला चल रहा था वो पीछे रेटिना में चल रहा था, आइरिस में नहीं था। इस कंडीशन में ये होता है कि आपकी जो नियोवैस्कुलराइजेशन है, यानी कि आपकी जो नई वेसल्स की फॉर्मेशन है वो आइरिस में शुरू हो जाती है, उसको रूबियोसिस आइराइटिस कहते हैं। मैंने आपको पहले बताया था कि जब भी किसी जगह पर इस्कीमिया होता है तो बॉडी अपनी कोशिश करती है कि वहाँ पर नई वेसल्स को जनरेट करे और पैदा करे और उस जगह को किसी तरह परफ्यूज कर दे। तो फौरी तौर पर बॉडी वहाँ पर रिलीज करती है वैस्कुलर एंडोथेलियल ग्रोथ फैक्टर VEGF, और उस जगह की नियोवैस्कुलराइजेशन होती है, तो ज़ाहिर है रेटिना की भी होगी। अब रेटिना के साथ साथ वो जो नई वेसल्स बनती हैं ना, वो इतनी ज़्यादा होती हैं, इतनी नियोवैस्कुलराइजेशन होती है कि आपके वो आइरिस तक आ जाती हैं। अगर ये आपकी आई है साइड व्यू से और होना सिर्फ इस जगह का वेस्कुलराइज था, तो वो इतनी ज़्यादा होती है कि वो कोराइड और आइरिस तक आ जाती है, और आइरिस की भी नियोवैस्कुलराइजेशन स्टार्ट हो जाती है, जिसको हम कहते हैं रूबियोसिस आइराइटिस, ठीक है। तो ये जो कंडीशन होती है इसमें आपका आइरिस भी डिजेनरेट स्टार्ट हो जाता है, और आइरिस में वेसल्स आने की वजह से वो जो पोर्शन होता है आइरिस का वो भी, उसको भी मतलब कलर, क्योंकि आपको पता है ना आइरिस इज योर पिगमेंट एपिथेलियम, जहाँ पर आपको कलर ऑफ आई जो है वो आइरिस की वजह से मिल रहा है, तो वो भी आपका डिस्टर्ब हो जाता है। तो ये इसकी कॉम्प्लिकेशन है जो हो जाती है। अच्छा जी, फिर हमने क्या करना है इसकी ट्रीटमेंट में जाहिर सी बात है कि आपको मैक्यूलर एडीमा को ट्रीट करने की कोशिश करनी है बाय गिविंग एंटी VEGF एजेंट्स आपने देने हैं, आपने कुछ स्टीरॉइड्स देने हैं, और उसके साथ साथ आपने ये जो आइरिस की नियोवैस्कुलराइजेशन स्टार्ट हो जाती है ना, इसको फौरी तौर पे आपने रिवर्स करने के लिए फौरी या तो क्रायोथेरेपी करेंगे। क्रायोथेरेपी का मतलब होता है कि आप फ्रीजिंग टेम्परेचर देते हैं, मतलब फ्रीज करने की कोशिश करते हैं उन वेसल्स को जो नहीं बन रही हैं, वो जब फ्रीज हो जाती हैं तो उनकी मजीद ग्रोथ स्टॉप हो जाती है, और जो बनी हुई है वो डिस्ट्रॉय हो जाती हैं, तो उसे क्रायोथेरेपी कहते हैं। या तो ये करेंगे या फिर फोटोकोएगुलेशन लाइट के जरिए, यानी लेजर लाइट के जरिए आप सारों को वेसल्स जो नई आइरिस में बन रही है उनको कोएगुलेट करेंगे, उनको खत्म करेंगे, ठीक है। तो दो बातें हम कर सकते हैं रूबियोसिस आइराइटिस के लिए, या तो हम क्रायोथेरेपी फ्रीजिंग करेंगे या फिर लेजर फोटोकोएगुलेशन करेंगे, ठीक है। तो अब आपने ये कि पेशेंट आपके पास आ जाए और आपको पता है कि यार अब तो इस्कीमिक टाइप में, तो ये नहीं होता कि आपने ट्रीटमेंट दिए बगैर उसको छोड़ देना कि यार अब तो ब्लाइंडनेस होनी है। उसकी विजुअल एक्टिविटी को बेहतर से बेहतर तरीन तक लेके आने की पूरी कोशिश करनी होती है, ठीक है। बेशक उसकी कॉम्प्लिकेशन की स्टेज आ चुकी हो, अगर एक तो ये है ना कि सिर्फ क्लिनिकल फीचर्स की स्टेज हो, अगर उसकी रूबियोसिस आइराइटिस कॉम्प्लिकेशन की स्टेज भी आ चुकी तो भी आपने उसको क्रायोथेरेपी और फोटोकोएगुलेशन भी देनी है, उसको पीछे की चीज़ ट्रीट करने के लिए एंटी VEGF एजेंट्स भी देने हैं, और जो उसका कॉज है सिस्टेमिक कॉज उसको ट्रीट लाजमी करना है। हाइपरटेंशन, डायबिटीज़, वट एवर इज़ द कॉज, वो सबसे पहले ट्रीट करना है। तो इंशाल्लाह आपका जो है ना वो काफ़ी हद तक पेशेंट कुछ ना कुछ मतलब कुछ बेहतर तो हो जाता है, ज़ाहिर उसकी लाइफ क्वालिटी को कुछ बेहतरी मिल जाती है। तो यहाँ पर आपका ये वाला टॉपिक हो जाता है ख़त्म। बाकी हम करते हैं अगले पार्ट में अब स्टार्ट ब्रांच रेटिनल वेन ऑक्लूजन। अभी तक कोई मसला हो कि नाज़ में। थैंक यू।